गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी और जो टॉपिक था वो था एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशंस। आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन, इसके अंदर हम पहला एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं और सेकंड एप्लीकेशन जो है द ब्रांच हॉर्न प्रॉब्लम, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन को पढ़ा, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, या दोनों एक ही चीज़ है। इसमें पहला एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम बोल रहे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन, और जो दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है द ब्रांच हॉर्न प्रॉब्लम्स। तो आज हम ब्रांच हॉर्न प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए अपन क्या मानते हैं कि हमारे पास इधर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसको मान लेते हैं अपन y और इसको मान लेते हैं x, और ये हमारे पास ओरिजिन है। और इस के किसी एक पॉइंट पर आप इसको पॉइंट 1 दे दीजिएगा। इस पॉइंट से हम कोई भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो पार्टिकल इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करता हुआ नीचे की ओर आता है, और मान लेते हैं कि वो पॉइंट 2 तक पहुंचता है। और पॉइंट 2 तक पहुंचने में वो समय लेता है t1 से लेकर के 2 तक। और इस पाथ के ऊपर कहीं पर भी अपन यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो उस पार्टिकल की उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि कोई भी पार्टिकल जिसको हमने हायर पॉइंट 1 से फेंका था, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन करता हुआ पॉइंट 2 तक टाइम t12 लेकर के पहुंच जाता है। और यदि आप इसके किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं या उसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर टेंजेंट खींच करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो पहले तो मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ और थ्योरी लिख भी देता हूँ जो आपको चाहिएगी। इन दिस प्रॉब्लम we find curve jointing two point which a particle falling from rest under the influence of gravity traveling from point 1 to point 2. Okay, and the speed of the particle is small v. Then transversing portion ds of curve
ऑफ कर्व, टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड विल बी, तो जो टाइम स्पेंड करेगा पार्टिकल पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आने में, तो उसको अपन निकालेंगे टाइम 1 से 2 इज इक्वल टू, ये रहता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मीन्स डी एस अपॉन में वेलोसिटी वी। ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट दे देंगे। सो दैट द टोटल टाइम टेकन टू बी, सो ये अपने पास डी टी वन होगा, क्योंकि हम डिस्टेंस डी एस के लिए ले रहे हैं, और डिस्टेंस डी एस के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हो, यहाँ पर ये और इसको आप इस तरह से मिला करके ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आपके पास थीटा हो जाएगा, और ये यहाँ से आप डी एस की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी उसको अपन कितना मान लेते हैं, डी एस मान लेते हैं, और इसके बीच में जो वेलोसिटी है वो भी रहेगी, और टाइम को मान लेते हैं डी टी, डी टी या डी टी 1 2, ओके, या आप इसको डी टी मान सकते हो। सो दैट द total time taken by the particle in moving from higher या highest point 1 to lowest point 2 will be, तो हम टोटल टाइम लेंगे, तो हम ऑब्वियसली बात है उस टाइम का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज द फंक्शन एंड डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू होती है, इसका आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। बट हियर डी टी 1 2 इज इक्वल टू डी एस अपॉन वेलोसिटी, एंड टोटल टाइम after we get total time we get after integration dt12 is equal to integration ds upon velocity, and then now we calculate the velocity of the particle. In this case, at first we give the equation number 3rd, and we know that the total energy of the particle is conserved. So 1 by 2 m v square is equal to mgx। x हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमने इस कोऑर्डिनेट्स को क्या लिया है, x लिया है, तो जहाँ पर भी पोजीशन होगी वही हमारे पास क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यहाँ से आप m से m को कैंसिल आउट कर लेंगे, और जो वेलोसिटी की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास रूट 2g and x, equation number 4th, and put the value of velocity from equation 4 in equation 3, तो हमें मिलेगा t12 is equal to integration ds अपॉन अंडरूट 2gx, ये आ जाएगा। अब आप ds की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास देखो ये x कोऑर्डिनेट है तो ये रहेगा dx रहेगा, और ये y कोऑर्डिनेट है तो ये हमारे पास क्या रहेगा, dy रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ds की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी अंडरूट dx स्क्वायर प्लस का dy स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस चीज़ को, हेयर ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ये वैल्यू भी इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी
T12 की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी अगली बार इंटीग्रेशन एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन में अंडर रूट का 2g और x रहेगा 2g x। यहाँ से हमें हर बार की तरह यहाँ पर क्या निकालना है, बाहर डी एक्स को बाहर निकालना है। तो आपके पास रहेगा T12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और ये रहेगा 1 प्लस, इसको आप वाई डैश स्क्वायर लिखोगे की पावर 1/2 एंड डी एक्स अपॉन में अंडर रूट का 2g और x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन नंबर आप इसको नेक्स्ट दे देंगे, हमारे पास आ गई थी 4th। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स है और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको 5 दे देंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन, तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो यहां पर आपको एक फंक्शन मिलेगा, ठीक है ना, यहां पर आपको एक फंक्शन मिलेगा f इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट का 2gx। ये आपके पास फंक्शन है और इस फंक्शन का उपयोग करेंगे आप आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन के अंदर। तो हम यूज करते हैं यूजिंग आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन। तो आयलर लैग्रेंजन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस का डी अपॉन डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये रहता है। तो यहाँ पर आप दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए अलग अलग। तो इसको आप नई इक्वेशन दे देंगे तो आपके पास मिलेगा 5 और ये रहेगा 6। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, वाई आएगा ना, तो ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर एक बार फंक्शन को दोबारा लिख देता हूँ। फंक्शन हमारे पास है 1 प्लस वाई डैश की स्क्वायर पावर 1/2 अपॉन रूट 2gx है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू है ये डेल एफ अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में, तो इस फंक्शन में कोई y नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 आएगी। अब देखो यहाँ पर y डैश है ना कि y, तो ये 0 आएगी। इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 7 एंड सिमिलरली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पर y डैश अपने पास है तो y डैश होगा, तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा इनटू अपने पास आएगा ये रहेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर माइनस हाफ हो जाएगी और जो नीचे है वो एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंसी है और वाई डैश का करेंगे तो 2y डैश हो जाएगा। 2 से अपने पास 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी वाई डैश अपॉन में नीचे है अंडर रूट 2gx और अंडर रूट का 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8 एंड पुट द इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमें मिलेगा d अपॉन डी एक्स एंड ये रहेगा y डैश अपॉन में अंडर रूट 2gx और अंडर रूट का 1 प्लस का y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पूरा फंक्शन किसके बराबर होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर। तो हम इसको किसी कांस्टेंट किसी के बराबर कर लेते हैं।
तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि वाई डैश अपॉन में अंडर रूट का 2gx अंडर रूट का 1 + वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आपके पास वाई डैश मिलेगा सी अंडर रूट का 2gx और अंडर रूट का 1 + वाई डैश स्क्वायर। ओके, एवरेज का स्क्वायर कर दीजिए तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और 2gx और 1 + का वाई डैश स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें से वाई डैश को कॉमन कर लेंगे। तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर 2gx प्लस सी स्क्वायर एंड 2gx और प्लस सॉरी वाई डैश स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आएगी। वाई डैश को एक साइड लेकर के कॉमन कर लीजिए तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस का था, फिर रहेगा सी स्क्वायर एंड 2gx इक्वल टू सी स्क्वायर 2g और x आपके पास ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो x है वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्या है हमारे पास वेरिएबल है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास जो एक वैल्यू है 2c स्क्वायर और 2g, इसको अपन क्वेश्चन मान लेते हैं। सी स्क्वायर 2g पूरा क्वेश्चन है, तो एक नया क्वेश्चन मान लेते हैं a एंड यहाँ पर भी हमारे पास सी स्क्वायर 2g है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो पुट करने के बाद मिलेगा वाई डैश स्क्वायर और 1 माइनस ए इक्वल टू a और ये कितना रहेगा, x रहेगा। आप इसका पार्टीशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस ए किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा a अपॉन में 1 माइनस ए और यहाँ पर मिलेगा आपको x, ये मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि वाई डैश स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी रूट ax अपॉन में 1 माइनस और a। एक मिनट को, यहाँ पर आपके पास x हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास x आएगा, एक टर्म्स हो रहा है ना, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगी ax है और यहाँ पर भी ax, ये ध्यान रखेंगे, छूट गया था। ओके, अब जब y डैश की वैल्यू को ओपन करोगे तो dy अपॉन dx आता है इज इक्वल टू, ये रहेगा अंडर रूट का ax अपॉन में 1 माइनस और ax। यहाँ पर आप इसको फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा अंडर रूट का ax अपॉन में 1 माइनस का ax और साथ में dx। आफ्टर इंटीग्रेशन, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, देखो कुछ इस तरह से, इधर ही कर देता हूं मैं, और ये रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन dy एंड इंटीग्रेशन अंडर रूट का ax और 1 माइनस ax और साथ में dx। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने माना कि ax को हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ax इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। तो आपके पास मिलेगा इधर तो y और इधर मिलेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के इधर से साइन बाहर आ जाएगा और इधर से कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। साथ में हमारे पास जो dx की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमें पुट करनी होती है। तो आप सारी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अभी इधर इंटीग्रेशन अपने पास और साथ में d और x और याद रखें। अभी dx की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो अंडर रूट वाली वैल्यू थी उसको मिला था हमारे पास टेन थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा में मिल गया था, इनटू dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। यहाँ से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब आप इसका समाकलन करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन, और इसको अपन तोड़ेंगे 2 को बाहर ले लीजिए
और 1 माइनस ये रहेगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन में 2 एंड डी थीटा। यहाँ से 2 से और 2 फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और y इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन और 1 माइनस cos थीटा डी थीटा, और इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि y इज इक्वल टू ये रहेगा थीटा और माइनस का साइन 2 थीटा बटे में 2 या, और इसको लघुत्तम ले लेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा बटे में 2। और ये आपके पास क्या आएगा, पाथ आएगा, ये आपके पास क्या जाएगा, पाथ। एंड द पाथ फॉलोइंग विल बी ए साइक्लोडिसिस। ओके, और इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोडिसिस बोलेंगे। द पाथ फॉलोइंग will be a cyclodesis। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को यहाँ से रेस्ट से छोड़ते हैं पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 तक, तो उसका जो पाथ होगा वो एक साइक्लोडिसिस होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं वीडियो को, क्लास को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगली वीडियो में हम अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।